हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है और हमने चैप्टर 1 में हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता के क्लास 12th के चैप्टर में बात की है और मैंने उसमें 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट्स लिखकर सहित आपको अच्छे मतलब सरल भाषा में समझाया है। आपको ऐसी भाषा में समझाया है कि आप लोग कभी भूल भी नहीं सकोगे। आप भूलने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से मैंने समझा कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए मेरे चैनल पर। 5 क्लासेस में वो चैप्टर कंप्लीट किया गया है और आप लोग उसे एक बार देख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। सरल भाषा में समझाया है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखकर बताया, समझाया है और आप लोग उसे एक बार देख लेते हैं तो मैं आशा करूंगा आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज का एक परिचय। हमारा भारतीय समाज है जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है समाज शास्त्र का, उस पर आज हम बात करने वाले हैं और उसी के कुछ फैक्ट्स को लेकर मैं आया हूं। तो मैं बता दूं आप लोगों को किसका है ये, क्लास 12th का। क्लास 12th का लेसन 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा पाठ का जो नाम है, लेसन का जो नाम है वो है भारतीय समाज का एक परिचय। ये हमारा चैप्टर का नाम है, ये हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है। और ये हमने कुछ फैक्ट्स तैयार किए हैं जिसकी क्या होता है कि हम फैक्ट्स को पहले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो हमारा जो मजबूत है, जो पूरी किताबों का निचोड़ होता है वो फैक्ट्स में होता है। अगर हमारे वो मजबूत हो गए, वो हमें समझ में आ गए तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। क्योंकि उसमें क्या है, थ्योरी रहती है और जो सारा निचोड़ तो रहता है ना वो इसी में रहता है, फैक्ट्स में रहता है पूरा निचोड़। और जो थ्योरी होती है वो भाई विस्तार की होती है। आपको किसी एक टॉपिक पर दे दिया, उस टॉपिक पर लिखना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना होता है थ्योरी में। और लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं भाई, अगर आपने ये तैयार कर लिए, समझ में आ गए तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। तो पहला जो फैक्ट्स है हमारा, विश्व में समाजशास्त्र का एक नाम, जो समाजशास्त्र का नाम है सबसे पहले प्रयोग में आया। मतलब विश्व में, जो विश्व की बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही, वर्ल्ड, समाजशास्त्र का नाम सबसे पहले प्रयोग में आया। मतलब कब प्रयोग में आया, जो समाजशास्त्र का नाम है वो प्रयोग में कब आया, तो 1838 में। ध्यान रखना 1838 में सबसे पहले जो समाजशास्त्र का नाम है, जो समाजशास्त्र का नाम है सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था 1838 में। कब? 1838, 1838, 1838। समाजशास्त्र के पिता, अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा 1838 में ये पहले प्रयोग में लाया गया, मतलब सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। समाजशास्त्र के जो पिता हैं, जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, जो पिता हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। कौन? ऑगस्ट कॉम्टे पश्चिमी दार्शनिक है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में, ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में। पश्चिमी दार्शनिक है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बेहतर तरीके से लिखा है कि समाज होता क्या है, इसके बारे में उन्होंने अच्छी चर्चा की है और काफी फेमस भी है ये। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसने कहा है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज को विज्ञान के रूप में जोड़कर देखा है। किसने देखा है? तो वार्ड ने देखा है। किसने? वार्ड, बिजली का वार्ड नहीं, वार्ड, इनका नाम ही है वार्ड। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा है। किसके? विज्ञान के रूप में, विज्ञान, साइंस के रूप में देखा है समाजशास्त्र को। जो भारतीय समाज है उसको हमने साइंस के रूप में देखा है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। विश्व समाजशास्त्र के नाम सबसे पहले 1838 में लाया गया। पिता कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और किसने समाजशास्त्र को विज्ञान से जोड़कर देखा है? वार्ड ने देखा है। समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है? मतलब समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, जो उनका उसका जो वातावरण है वो किस प्रकार का है? तो उसका जो वातावरण, जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्र का विज्ञान को किसने कहा है? समाजशास्त्र को विज्ञान किसने कहा है? तो वार्ड ने कहा है। और समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक। समाजशास्त्र का भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से समझना होगा। समाजशास्त्र का भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मतलब उसका जो भौतिक घटना होती हैं, जो प्राकृतिक घटना होती हैं, समाजशास्त्र का उसका कोई लेन देन नहीं होता। वो जो प्रत्यक्ष रूप से है उसका लेन देन नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान रखना होगा ये। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा है? आत्मनिर्भर है। कैसा है? आत्मनिर्भर। समाजशास्त्र विज्ञान है लेकिन कैसा है? वो एक आत्मनिर्भर विज्ञान है। अपने आप पर ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है।
समाजशास्त्र के लिए सहज ज्ञान बाधक भी है और सहायक भी है। सहज ज्ञान क्या? समाजशास्त्र के लिए जो सहज ज्ञान है, जो हमें समाज से ज्ञान प्राप्त होता है, हम समाज में सीखते हैं, हम अपनी जाति समाज के द्वारा ही सीख पाते हैं, जो हमें सिखाई जाती है। हमारे दिमाग में जो कचरा भरा जाता है कि हमें ऊंची जातियों के साथ आदर करना चाहिए, उनके साथ उनके साथ मतलब दूरी बनाकर रखनी, निचली जातियों के साथ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे एक बहुल समाज कहा जाता है। जो भारतीय समाज में जो विविधता पाई जाती है, आप लोगों ने देखा भारतीय समाज में कई धर्म पाए जाते हैं, कई जातियां पाई जाती हैं। आपको 5 किलोमीटर के आसपास के जो क्षेत्र होंगे, आपको कई बोलियां चेंज मिल जाएंगी। आपके क्षेत्र में कोई और बोली बोली जाती है, आपके पड़ोसी गांव में कुछ और बोला जाता है। आपको अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। आपको विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। इसे एक बहुल समाज कहा जाता है, इसे एक बहुल समाज कहा जाता है। समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। जो आपकी व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे बहुत सी लड़ाइयों के विवाद होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में एक मुखिया होता है, गांव के कोई सदस्य आपस में लड़ते हैं तो गांव का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, वो उसका निपटारा करता है, वो उनके बीच में सुलह करा देता है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। औपचारिक शिक्षा का केंद्र समाज है, जो हमें शिक्षा मिलती है समाज के द्वारा। समाज को एक केंद्र कहा गया है, औपचारिक शिक्षा का एक केंद्र कहा गया है। समाज पुस्तक के लेखक है, जो समाज की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो J.H. हट्टन। J.H. हट्टन, याद रखना ये नाम, J.H. हट्टन। और आपको एक नाम याद ये भी रखना होगा कि समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो ऑगस्ट कॉम्टे, ये नाम भी याद रखना होगा। और समाजशास्त्र, समाज की विज्ञान किसने कहा है, तो बार्ड ने कहा है, ध्यान रखना ये बात। और समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो समाज पुस्तक के लेखक हैं वे हैं J.H. हट्टन, ये नाम याद रखने होंगे आपको। एक धार्मिक समुदाय की दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष की भावना क्या कहलाती है, तो सांप्रदायिक कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब दो धर्मों के बीच में जो हिंसा होती है, जो ऊंच नीच मतलब कह लो कि लड़ाई की संभावना बन जाती है, और दो धर्मों के बीच की लड़ाई होती है, उसे हम सांप्रदायिकता या कहते हैं कि सांप्रदायिकता दंगा हो गया। आप लोगों ने बहुत न्यूज में सुना होगा, पेपरों में सुना होगा कि दो धर्मों के बीच लड़ाई हो गई, सांप्रदायिक दंगा हो गया, ये वही है। ठीक है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, तो आत्मवाचक। कैसे? आत्मवाचक। वह कौन सी प्रक्रिया है, तो आत्मवाचक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम स्वयं को बाहर से कैसा भी देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ने के जो नियम हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, वो हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, तो व्यक्ति का सामाजिकरण करना। जो हमारी सोच है, जो पूर्वज हमारी जो सोच रखते हैं कि हमें उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, उन लोगों के साथ नहीं उठना चाहिए, उनके साथ नहीं खाना चाहिए, उनके साथ नहीं घूमना चाहिए, वो ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए उनके विकास में शिक्षा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनको बदलाव करने के लिए शिक्षा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनकी सोच को बदलने में, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी लोग मानव हैं, सभी लोगों के साथ सेम बर्ताव होना चाहिए, उनके साथ सेम मतलब इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो हमने कुछ फैक्ट्स पर बात की है और कुछ क्वेश्चनों और विस्तार से बात की है, सरल भाषा में की। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें, अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समाजशास्त्र के कुछ बेसिक फैक्ट्स पर बात की थी, लेकिन अब हम लोग समाजशास्त्र के कुछ थ्योरिकल टॉपिक पर बात करेंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, भारतीय समाज में विविधता के क्या परिणाम है? समाजशास्त्र में जो आप लोग देखते होंगे, समाज में जो विविधता पाई जाती है वो क्या है, मतलब कैसे है? तो क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार तथा अपराधों में वृद्धि। जो आपने देखा होगा, क्षेत्रवाद देखा होगा कि एक राज्य दूसरे राज्य के, कई राज्य हमारे भारत में 28 राज्य हैं, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि कई राज्य, कई समूह ऐसे करते हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। उत्तर प्रदेश में मांग चल रही है कि हमारा एक अलग राज्य बनाओ, क्षेत्रवाद की भावना पनप रही है। मध्य प्रदेश की क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो एक क्षेत्रवाद की भावना पनप रही है कि हमें क्षेत्रवाद करना, हमें अपना स्वयं का एक राज्य चाहिए। भ्रष्टाचार, आप लोगों ने देखा होगा भाई, आप लोग कोई भी सरकारी काम कराते हो, कोई भी गवर्नमेंट काम कराते हो, तो आपको कुछ ना कुछ मांगा जाता है, कुछ ना कुछ रिश्वत देनी पड़ती है जब आप लोगों का काम हो पाता है।
विविध और अपराध। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से अपराध पाए जाते हैं, बहुत अपराध होते हैं, कहीं रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, खुलेआम कुछ भी चल रहा है। तो ये सब हमारे समाज में जो वृद्धि है, जो परिणाम है, जो जो समाज में विविधता पाई जा रही है, ये सब इन्हीं के कारण है। क्षेत्रवाद आ रहा है, भ्रष्टाचार है, अपराधों में वृद्धि है, ये सब इन्हीं सब के कारण हो रहा है। समाजशास्त्र क्या है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। अब समाजशास्त्र के जो कुछ टॉपिक है, तो पहले ही तो समझ लें हम जिसको पढ़ रहे हैं आखिर वो है क्या। आप लोग समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर समाजशास्त्र है क्या। तो समाजशास्त्र है क्या, ठीक है। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। क्या है समाजशास्त्र? मानव समाज का अध्ययन है, जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा जो भारतीय समाज है वो मानव समाज का अध्ययन है, मानव लोगों का अध्ययन है, ठीक है। जो मानवीय सामाजिक संरचना, जो हमारी समाज की संरचना होती है, गतिविधियों से संबंधित, जो समाज में गतिविधियां होती हैं उससे संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए विभिन्न जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं उपयोग करता है, ठीक है। अगला है समुदाय का क्या अर्थ है। अब आप लोग समझिए, अभी आप लोगों ने समझा समाजशास्त्र क्या है। अब आप लोग समझेंगे समुदाय क्या है। पहले तो आप लोग ये समझ लें कि समुदाय बनता कैसे है। देखिए कुछ लोग होते हैं, जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, एक आदमी है, तो आप लोग क्या इसे ये कह देंगे कि एक समूह है? नहीं कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे ना कि एक लोग हैं। तो अब मैं कहूँगा कि एक 10-15 लोग हैं ये, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये 10-15 लोग हैं, ये पूरे लोग ही लोग हैं, ठीक है। ये एक लोग था, ये इतने लोग हैं, इतने मनुष्य हैं, इतने लोग हैं जी, इतने मनुष्य हैं। अब आप लोगों से कह दिया जाए अब क्या है ये, तो आप लोग कहेंगे कई लोगों का समूह है, समुदाय है। तो डेफिनेशन बनती है कि कई लोगों को मिलाकर समुदाय बनता है, समाज बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। समुदाय का क्या अर्थ है? समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं, जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार जीवन बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। मतलब समुदाय वो होते हैं किसी क्षेत्र विशेष, मतलब किसी क्षेत्र की सीमा के दायरे में रहकर अपने क्षेत्र के विकास, अपने समुदाय की विकास के बारे में सोचना। ये नहीं चाहते कि दूसरे समुदाय का विनाश हो जाए, वो सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी का विकास हो। सामान्य जीवन की सभी उनकी बुनियादी शर्तें हैं, जो उनको जरूरतें हैं, उनकी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग, उनका सभी का सहयोग करना है, ठीक है। समुदाय से आप लोग परिचित हो गए होंगे। सामाजिक वर्ग से आप क्या आशय रखते हैं? मतलब जो सामाजिक वर्ग है इससे आप क्या समझते हैं? सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, जो समाज में जो सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं का समूह है, व्यवस्थाओं का समूह है। सामाजिक वर्ग समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। समाजशास्त्रियों, राजनीति वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानव विज्ञानों आदि के लिए यह एक आवश्यक वर्ग है। किस के लिए है? समाजशास्त्रियों, राजनीतिक नेताओं, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानव वैज्ञानिकों आदि के लिए यह एक वर्ग है। ध्यान रखना। सामाजिक मानचित्र से क्या आशय है? जो समाज में जो मानचित्र है, एक हम माइंड में एक चित्र बना लेते हैं, उसका क्या आशय है समाज के प्रति? समाज में जन्म के आधार पर व्यक्ति की अवस्थिति
इसमें आयु, क्षेत्र, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, धर्म तथा जातिगत सीमाएं शामिल होती हैं। सामाजिक मानचित्र से क्या आशय है, मतलब समाज में जो मानचित्र है उससे क्या आशय है। तो समाज में जन्म के आधार पर, मतलब कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके आधार पर व्यक्ति की अवस्थिति, उसकी अवस्थिति कैसी होती है समाज में। तो इसमें आयु, उसकी आयु कितनी है, क्षेत्र कौन सा है उसका, आर्थिक मतलब कैसा है वो व्यक्ति, आर्थिक संपन्न है कि नहीं है, क्या व्यवसाय करता है, किस तरीके से व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था कैसी है, धर्म, उसका धर्म क्या है, तथा जातिगत सीमा, उसकी जाति क्या है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र में रहता है, आयु क्या है, मतलब उसका परिचय, उसका डेटा, सीमाएं शामिल होती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है और सरल भाषा में इसे लिखाया भी। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, और हाँ, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे हिस्ट्री के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। चैप्टर 1 पर हम लोगों ने क्लियरली बात कर ली है, और जैसे ही हम इसका चैप्टर 1 समाप्त करेंगे, हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इसकी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ।